हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था स्थायी उत्तक के बारे में। स्थायी उत्तक से फिर हम आगे चले थे, हमने किया था मृद उत्तक। स्थायी उत्तक होते हैं सरल उत्तक प्रकार के, जटिल उत्तक और विशिष्ट उत्तक। फिर हम स्थायी उत्तक के अंदर सरल उत्तक में काम कर रहे थे। सरल उत्तक में फिर उस सरल उत्तक में हमने पहला पॉइंट पढ़ा था मृद उत्तक यानी कि पैरेन्काइमा। उस पैरेन्काइमा के बाद अब हमारा आज है दूसरा पॉइंट है, वो है स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक बच्चों, ये जो उत्तक हैं मृद उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा उत्तक का वो होगा दृढ़ उत्तक। वो सब क्या है? ये सब सरल उत्तक के प्रकार हैं। दृढ़ उत्तक। आज हम स्थूल कोण उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो स्थूल कोण उत्तक है उसका जो मुख्य कार्य रहता है तनन सामर्थ्य का, यानी कि जो प्लांट होता है, प्लांट को क्या करता है, ये बिल्कुल सीधा तनने में यानी कि उसको सीधा खड़ा रहने में क्या करता है? सहायता करता है। यानी कि ये जो उत्तक होते हैं ये परिधि की तरफ पाए जाते हैं, आउटर बाउंड्री की तरफ पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? किसी भी पादप को सीधा खड़े रहने में, स्टैंड करने में ये सहायता करते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों इनकी उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब है कि इस उत्तकों का, इन मृदुत्कों का यानी कि स्थूल कोण उत्तकों का निर्माण कहाँ पे होता है? तो जो उत्पत्ति है वो होती है या तो प्रोकैम्बियम से, से होगी या फिर विभज्योतकी कोशिकाओं से होगी। विभज्योतकी कोशिकाओं का अर्थ है विभाजन करने वाली कोशिकाएं। विभाजन करने वाली कोशिकाएं अब जो निरंतर विभाजन करती रहेंगी, 1 से 2, 2 से फिर 4, इस प्रकार आगे से आगे कंटिन्यू अपना डिवाइडेशन करेंगी, तो उन कोशिकाओं से निर्माण होता है स्थूल कोण उत्तकों का। हमें ये बात पता है जो उत्तक होते हैं कोशिकाओं के समूह, सेल्स के ग्रुप होते हैं। तो इनकी जो उत्पत्ति होगी वो प्रोकैम्बियम से, या तो प्राक एना से होगी या फिर विभज्योतकी कोशिकाओं से होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सामान्यतः तनों में, जो ये स्थूल कोण उत्तक हैं सामान्यतः तनों में तथा पर्णवृंतों के परिधीय भाग में। अब जहां से पत्तियां पादप के साथ जुड़ी रहती हैं, हम बात करें जिस हिस्से के साथ पत्तियां जुड़ी रहती हैं पादपों से, वो हिस्सा कहलाता है पर्णवृंत। ठीक है जी। तो उस हिस्से में पाए जाते हैं, तनों में पाए जाते हैं, परिधीय भाग में पाए जाते हैं। परिधीय का मतलब है ये हमारा तना है पादप का, और इस पादप के ये परिधीय भाग में यानी कि आउटर लेयरिंग में पाया जाएगा ये। फिर है जी तनों में अक्ष की परिधि पर चारों ओर निरंतर परत के रूप में, बिल्कुल ये एक साथ ऐसे एक के ऊपर एक सटे हुए पाए जाएंगे, एक परत का निर्माण कर देंगे, जो क्या करते हैं? तने को सीधा तनन सामर्थ्य प्रदान करते हैं ताकि वो बिल्कुल इरेक्ट रहे, सीधा रहे तना। फिर है जी यह भूमिगत तनों का मतलब होता है जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं, वो भूमिगत तने कहलाते हैं, तथा जड़ों में अनुपस्थित होता है। जो भूमि के अंदर जो भी भाग होगा, मान लीजिए अदरक है, हल्दी है, तो इन प्रकार के जो पादप रहते हैं इनके अंदर ये स्थूल कोण उत्तक अनुपस्थित रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। जड़ों में भी अनुपस्थित रहते हैं। फिर है जी कभी कभी यह पत्ती के किनारों पर भी पाए जाते हैं, कभी कभी यह पत्ती के किनारों पर, यानी कि जो ये वाला भाग होता है इनका किनारा होता है, यहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। कौन? स्थूल कोण उत्तक।
इनका जो मुख्य कार्य रहता है बच्चों वो रहता है तनन सामर्थ्य, यानी कि किसी भी पादप के तने को सीधा तन कर रखना, जिससे वो जो ग्रोथ करे, अपनी लंबाई बढ़ाए, तो वो बिल्कुल सीधा रहे, झुके ना। क्योंकि जैसे जैसे पादप बड़ा होगा उसका वजन भी बढ़ेगा, वेट भी वो गेन करेगा, तो वेट गेन करने के कारण वो ढीला ना पड़ जाए, झुक ना जाए, इसको वो सीधा बनाए रखने की जो जिम्मेवारी होती है वो बच्चों स्थूल कोण उत्तक की होती है। हाँ जी, अब हम देखते हैं जो स्थूल कोण उत्तक होता है इसकी संरचना एवं गुण। संरचना का मतलब है कि उसकी आकृति और आकार किस प्रकार का होता है। तो आकार की अगर हम बात करें तो यह आकार में कई प्रकार की होती हैं, क्योंकि हमें जो पता है उत्तक का निर्माण होता है वो होता है कोशिकाओं से मिलकर। कोशिकाएं निर्माण करती हैं उत्तक का, और इसका मतलब ये है कि जो ये कोशिकाएं होती हैं आकार में कई प्रकार की होती हैं। इस प्रकार ये लंबवत भी हो सकती हैं, चपटी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार ये कई प्रकार की होती हैं कोशिकाएं किसके अंदर, स्थूल कोण उत्तक के अंदर। फिर दूसरा पॉइंट है ये मृदुतक के समान होती हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मृदुतक के बारे में। तो जो मृदुतक के समान होती हैं लेकिन इनकी भित्ति स्थूलन के कारण, हमने जो देखा था जो मृदुतक की जो सेल वॉल थी, कोशिका भित्ति थी, यानी कि जो आउटर लेयरिंग होती है वो होती है पतली। लेकिन अगर हम इसकी बात करें स्थूल कोण उत्तक की बात करें तो इसमें स्थूलन के कारण ये क्या होती है, लंबाई युक्त हो जाती है, वो पतली होती है और छोटी होती है। लेकिन इसमें स्थूलन के कारण ये लंबी भी हो जाती है, प्लस क्योंकि इसमें पदार्थों का जमाव होने लग जाता है। तो इस प्रकार ये आकार में यानी कि लंबाई में वृद्धि कर लेती है, प्लस इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी हो जाती है। तो इनमें ये अंतर पाया जाता है मृदुतक एवं स्थूल कोण उत्तक की कोशिका में। फिर है जी इसकी कोशिकाएं छोटी व प्रिज्मी है, या फिर लंबी व फाइबर वाली हो सकती हैं। छोटी और प्रिज्मी है, यानी कि प्रिज्म के आकार ले सकती हैं और छोटी हो सकती हैं, या फिर लंबी होंगी और फाइबर के आकार की होंगी, फाइबर के समान होंगी। इस प्रकार ये स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाएं आकार में होती हैं। अब हम देखते हैं इसकी कोशिका भित्ति के बारे में, यानी कि जो बाहरी सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है और उसका आकार किस प्रकार का होता है। तो जो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें ये बेसिक सी चीज पता है कि जितने भी प्लांट्स हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो सबसे ज्यादा बनी होती है सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की व पेक्टिन की। तो इसी प्रकार इनमें भी ये तीनों पदार्थ उपस्थित रहते हैं किसके अंदर, स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाओं के अंदर, की सेलुलोज, हेमीसेलुलोज व पेक्टिन इसमें प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य की सेल लोन, यानी कि जो बीच में अगर हम उत्तकों की बात करें तो कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है वो उत्तकों का निर्माण करता है। तो जो बीच वाली कोशिकाएं हैं वो तो होंगी लंबी, तथा परिधि की होंगी छोटी। परिधि का मतलब है जो आउटर लेयरिंग बनाएंगी वो होगी छोटी कोशिकाएं। आकार में बीच वाली कोशिकाओं से, मध्य वाली कोशिकाओं से आकार में छोटी होगी और पतली होंगी। तो इस प्रकार ये स्थूल कोण उत्तक का निर्माण होता है, और जो मध्य की कोशिकाएं हैं वो इस प्रकार लंबी पाई जाती हैं। ठीक है जी। जो परिधि वाली कोशिकाएं होंगी वो तो होंगी छोटी, तो ये परिधीय कोशिकाएं हो गई, तो ये आकार में छोटी हो गई। अगर हम बीच वाली मध्य की बात करें तो मध्य कोशिका यानी कि मोटी और लंबी। तो ये बेसिक डिफरेंस रहता है। फिर है जी सेल वॉल में प्राथमिक गर्त, जो कोशिका भित्ति होती है बाहर की तरफ, यानी कि उसमें पाए जाते हैं प्राथमिक गर्त, यानी कि जो खड्डे पाए जाते हैं, गर्त बोलते हैं खड्डे को या खाली स्थान को, खाली स्थान। तो प्राथमिक का मतलब यानी कि बहुत ही बेसिक प्रकार के छोटे खड्डे पाए जाते हैं, वो प्राथमिक गर्त कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये इसकी आकार व संरचना होती है, प्लस कोशिका भित्ति में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज व पेक्टिन के पदार्थ पाए जाते हैं। मध्य की जो सेल होती हैं वो लंबी होती हैं, जो परिधि की यानी कि जो आउटर सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, छोटी होती हैं आकार में।
सेल वॉल में प्राथमिक गर्भ यानी कि कोशिका भित्ति में प्राथमिक प्रकार के क्या पाए जाते हैं, खड्डे पाए जाते हैं। तो ये हो गई कोशिका भित्ति। अब हम देखते हैं बच्चों, जो ये स्थूलकोण ऊतक है इसके ऊपर यानी कि जो इसकी भित्ति होती है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के ऊपर हमने अभी पीछे यही पढ़ा था कि इनके ऊपर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का जमाव होता है, निक्षेपण होता है। तो उस निक्षेपण के आधार पर हमने इन 3 भागों में बांटा है स्थूलकोण ऊतक को। जो इसमें पहला भाग है वो है कोणीय स्थूलकोण ऊतक, कोणीय स्थूलकोण ऊतक। अब जो दूसरा है वो है स्तरित, स्तरित का मतलब लेयर 1 by 1, तो स्तरित स्थूलकोण ऊतक। अब बच्चों जिसका तीसरा पार्ट है वो है रिक्तिकामय। रिक्तिका का मतलब होता है खाली जगह, रिक्तिका यानी कि जब कोशिकाओं के अंदर इस प्रकार से खाली स्पेस वाली धानियां पाई जाती हैं, खाली बिंदु पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं रिक्तिका, जिसके अंदर विभिन्न पदार्थों को क्या किया जाता है, स्टोर किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं रिक्तिका। और जिन कोशिकाओं के अंदर रिक्तिकाएं पाई जाती हैं उनको बोलते हैं रिक्तिकामय। अब हम बात कर रहे हैं स्थूलकोण ऊतक, तो इन स्थूलकोण ऊतक के अंदर रिक्तिका पाई जाती है, तो इसलिए इनको रिक्तिकामय स्थूलकोण ऊतक बोलते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कोणीय स्थूलकोण। कोणीय स्थूलकोण के अंदर क्या होता है, कोशिकाओं के कोणों पर अनुदैर्ध्य रूप में निक्षेपण होता है। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है इस प्रकार, तो जो कोण के जो ये निक्षेपण होता है ये कोशिकाओं के अंदर कोण के रूप में होता है, जिससे ये कोशिकाओं के अंदर हमें कोण बने हुए दिखाई देते हैं और ये अनुदैर्ध्य रूप में निक्षेपण करते हैं, तो इस प्रकार ये कोणीय स्थूलन कहलाते हैं। फिर हम बात करें स्तरित स्थूलकोण ऊतक की। स्तरित का मतलब होता है स्तर, स्टेप बाय स्टेप या लेयर बोल सकते हैं हम, पहला स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार स्तर। तो जब ये इन पे निक्षेपण किया जाता है इस प्रकार की कोशिकाओं में, तो स्तर बन जाते हैं, अलग अलग स्तर बन जाते हैं। तो स्तर बनने के कारण इनको स्तरित स्थूलकोण ऊतक कहते हैं। स्पर्श रेखीय, जब ये एक दूसरे को स्पर्श करके रखती हैं और 1 by 1 क्या बन जाते हैं, स्तर बन जाते हैं, तो ये स्पर्श रेखीय भित्तियों पर ज्यादा निक्षेपण होता है, तो ये स्तरित स्थूलकोण ऊतक कहलाते हैं। रिक्तिका में, रिक्तिका का मतलब हमने अभी बताया कि खाली जगह, बीच में स्पेस हो, वो रिक्तिका में कहलाते हैं। तो अंतरकोशिकीय स्थानों के सम्मुख निर्मित, अंतरकोशिकीय यानी कि जब कोशिकाओं के बीच में स्थान होगा तो उनके सामने वाली जो निर्मित भित्तियां होंगी उनके ऊपर निक्षेपण होना शुरू हो जाएगा, जिससे फिर वो क्या करते हैं, रिक्तिकामय स्थूलकोण ऊतक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये स्थूलकोण ऊतक कंप्लीट होता है, जो 3 प्रकार का होता है। पहला कोणीय स्थूलकोण ऊतक, स्तरित स्थूलकोण ऊतक और रिक्तिकामय स्थूलकोण ऊतक। अब हम इसके कार्य देखेंगे कि जो स्थूलकोण ऊतक होता है इसके कार्य क्या क्या रहते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों स्थूलकोण ऊतक के कार्य, कि जब ये ऊतक पादपों में पाया जाता है तो ये कार्य क्या क्या करता है। तो सबसे पहले हमने यही बात देखी थी कि इसके अंदर तनन सामर्थ्य पाया जाता है। जब हमने ये स्थूलकोण ऊतक को शुरू किया था, तो तनन सामर्थ्य का मतलब होता है कि ये पादपों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है प्लस लचीलापन प्रदान करता है, जिससे क्या होता है, मान लीजिए हवा चलती है तो हवा इस तरफ चले तो ये वापस हवा के झुकाव के कारण, हवा के दबाव के कारण इस तरफ झुके और वापस अपनी पुनः स्थिति में लौट आए। अगर ये तनन सामर्थ्य नहीं होगी पादपों के अंदर तो फिर पादप एक तरफ झुकेगा और हवा के तीव्र दबाव के कारण टूट भी सकता है। तो ये क्या करता है, पत्तियों व तनों को टूटने से बचाता है। किस वजह से, तनन सामर्थ्य के कारण। और तनन सामर्थ्य के किस कारण पाया जाता है, क्योंकि पादपों के अंदर स्थूलकोण ऊतक पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि इनकी कोशिकाओं में यानी कि स्थूलकोण ऊतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक जिस पादप के अंदर पाया जाता है, हमें ये बात पता है कि सभी पादपों के अंदर हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक की उपस्थिति के कारण पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं।
प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। और भोजन का निर्माण ये क्या करते हैं, स्वतः करते हैं, स्वतः करते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी के साथ साथ इनको उत्पादक भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले ये ही भोजन का निर्माण करना शुरू करते हैं। ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते, भोजन के लिए अपने आप पर निर्भर रहते हैं, इसलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं या उत्पादक भी कहते हैं, प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं इनको। तो हरित द्रव्य पाया जाता है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करने में ये सहायता करते हैं पादपों में। फिर है जी, इनकी कोशिकाएं होती हैं वो लिविंग होती हैं, यानी कि इनकी कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। जीवित कोशिकाएं होने के कारण ये क्या करते हैं, जब आवश्यकता पड़ने पर, जब आवश्यकता पड़ेगी तब ये कोर्क कैम्बियम यानी कि कोर्क एधा का भी निर्माण कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर ये क्या करते हैं, कॉर्क कैम्बियम का निर्माण कर सकते हैं। तो ये मेन 3 काम रहते हैं इसके स्थूलकोण उत्तक के। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला हमने ये पढ़ा कि इनके अंदर हरित लवक पाया जाता है, जिस कारण ये पादपों में या जिसमें उपस्थित रहते हैं वहां पे भोजन निर्माण करने में सहायता करते हैं। दूसरा इनका गुण सबसे इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा कि इनके अंदर तनन सामर्थ्य पाई जाती है, जिस कारण पादपों को क्या करते हैं, लचीला बनाते हैं, तनों को लचीला बनाते हैं, जिससे पत्तियां व तने क्या होते हैं, टूटते नहीं हैं हवा के कारण। तीसरा हमने जो पॉइंट देखा, जो इनकी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वो जीवित होती हैं। जीवित होने के कारण ये क्या होते हैं, जब आवश्यकता पड़ती है तो ये कॉर्क कैम्बियम यानी कि कॉर्क एधा का निर्माण भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये मृदुतक स्थूलकोण तक है हमारा कंप्लीट हुआ और इसके कार्य भी कंप्लीट हुए। धन्यवाद।